Hello students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss the chapter that is sectors of the Indian economy. अभी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है और वो डिफरेंट सेक्टर्स को क्या करता है, पूरी तरीके से इस तरीके से काम करता है जिससे कि इकोनॉमी जो है हमारी कंट्री की वो जनरेट हो। अब ये जनरेशन किस तरीके से हो रहा है? जस्ट बाय गिविंग देम व्हाट द मटेरियल, द रॉ मटेरियल और एनी काइंड ऑफ एंड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट है या कुछ भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको ग्लोबली ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं मटेरियल। अब ये मटेरियल किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। What do you mean by economic activities? कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बी इट एनीथिंग, चाहे वो फिशिंग हो, एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो, ये हमारी कौन सी चीज़ है, एक्टिविटी हो जाती है। कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच गिव्स अस द इनकम, जो हमें इन रिटर्न क्या प्रोवाइड कर रही है? इनकम। Economic activity takes place when resources such as capital, goods, labor, manufacturing, टेक्निक और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस। हर तरीके की जो चीज़ें होती हैं, बी इट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में हमेशा पेन रहता है इसलिए मैं हमेशा एग्जांपल्स पेन का या ऐसी कोई चीज़ कह दूंगी जो आसपास की रहती है जिससे कि आपको ज़्यादा ईजी पड़ता है समझने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम पेन की बात कर रहे हैं। अब इस पेन का ये तो हो गया हमारा एंड प्रोडक्ट, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट कभी कोई चीज़ का रॉ मटेरियल भी रहा होगा तभी जाके हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, टेक्निक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, हर तरीके की चीज़ जो अवेलेबल हो रही है एट प्रेजेंट एंड इन रिटर्न इट इज़ गोइंग टू गिव अस द इनकम, आर टर्म टू बी एज व्हाट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मेन चीज़ हमारे चैप्टर का क्या है कि हाँ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या होते हैं। तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे। देयर आर प्राइमरी 3 सेक्टर्स, one is the primary one, other is the secondary and third one is the tertiary. प्राइमरी सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर जो चीज़ें होंगी वो कहलाएंगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये एग्रीकल्चर ऐसे ही एग्रीकल्चर तो नहीं बन गया, इसको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल वीट हो, कुछ भी चीज़ हो, अब वो वीट को फ्लोर बनने के लिए एक प्रोसेस चाहिए था, ठीक है। ये तो हो गया, वीट तो हमारा हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, और जो फ्लोर है वो हमारा क्या है? एक एंड प्रोडक्ट है। तो ये वीट जब इसको हमने चक्की पे पिसवाया होगा तभी जाके ये क्या बना है? फ्लोर बना है, आटा बना है। अब ये आटे को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको सेकेंडरी पार्ट बोलेंगे, क्योंकि पहला प्रोडक्ट तो हमारा वीट था। तो जो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है हमारा, जो सेकेंडरी थिंग होती है हमारी आफ्टर द प्राइमरी वन इज नोन टू बी एज द सेकेंडरी एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी आती है हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज विच इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें कोई ना कोई या किसी न किसी तरीके से हमें क्या प्रोवाइड हो रही है? कोई ना कोई सर्विसेज विच इज़ गोइंग टू जनरेट एनी काइंड ऑफ सर्विस, बी इट बैंकिंग, टीचिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? बैंकिंग हमें क्या दे रहा है, टीचिंग हमें क्या दे रही है, टीचर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, बैंक्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स, देख लो यहाँ पर। प्रोड्यूसेस व्हाट? दी नेचुरल गुड्स, जितने भी नेचुरल चीज़ें रहेंगी वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रहेंगे लाइक कार, शर्ट, पल्सेस, चेयर, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड द थिंग्स विच आर गोइंग टू गिव अस व्हाट? दी सर्विसेज, जो अदर सेक्टर्स के लिए भी काम में होगी वो कहलाएंगी हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज़ या टर्शियरी सेक्टर। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के डिवाइड किए गए, वो तो हमने देख लिया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर मेनली हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस की।
एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे दो चीज़ों में है, ऑर्गेनाइज्ड वन एंड अनऑर्गेनाइज्ड वन। एक जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और एक जो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है, द पब्लिक वन एंड द प्राइवेट वन। फिर वो चीज़ अलग है, जॉइंट सेक्टर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं। मेन जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हमारे जो डिवाइडेड है वो इन तरीकों से डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू वी काउंट द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हम ईच सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ईच सेक्टर कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अब इनमें हम किस तरीके से प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड। मतलब प्राइमरी से हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी से हमें क्या मिल रहा है और टर्शरी से हमें जो भी मिल रहा है वो हमारा पूरा का पूरा टोटल आया है प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से जो हमें मिलके बन रहा है वो हमारा पूरा टोटल आया है। और फिर ये चीज़ों को जब ऐड किया जाता है तब जाके हमें जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो हमारा एक्चुअली में काउंटिंग होती है। ठीक है, कि हमारा इतना का पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। Not every goods or services that is produced and sold needs to be counted। अब कोई भी सर्विसेज है, गुड्स तो चलो हम काउंट कर लेंगे, वीट हुआ, वीट से आटा बना, आटे से वो कहाँ गया, ये तो हम काउंट कर लेंगे। लेकिन क्या हम सर्विसेज भी काउंट कर पाते हैं? तो बेटा सर्विसेज हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो ही चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं वो हमेशा ही काउंटेबल हो। It makes sense only to include the final goods and services. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year. मतलब primary sector, for example wheat. वीट कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है ओवरऑल, ऑल ओवर द कंट्री में, तो ये एक प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। वही वीट कितना आटा बना वो सेकेंडरी का हो जाएगा। अब वो वीट को सर्विसेज प्रोवाइड करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगी होगी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में कितना आया, तो ये सारा उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन बताता है पर्टिकुलर सेक्टर्स का हमारे। ठीक है, and the sum of the production in three sectors gives us what we called is the gross domestic product of a country। जीडीपी जिसे हम कहते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन आया है मिल के, वो कहलाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन इंडिया मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, कहाँ से पूरा का पूरा ये सिस्टम चलता है, तो ये कौन करता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन दी सेक्टर्स, किस तरीके से जो चेंजेस रहे हैं वो आए हैं। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट। अब ये पास्ट हमें कुछ और कहता है, लेकिन विद द चेंजिंग सिनेरियो ये जो चीज़ें आई हैं वो बहुत डिफरेंट होके आई हैं, क्योंकि वी हैव गॉट व्हाट, द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनोवेटिव थिंग्स लाइक अगर हम वीट की बात करें तो पहले हम आटे को चक्की में किस तरीके से पिसवाते थे, लोग पीसते थे, पहले तो घरों में पिस जाती थी, लेकिन इन्वेंशंस चालू हुए तो वो आटा चक्की बन गई। अब वो चक्की में जहाँ पर पूरा दिन लग जाता था एक जन को पूरा आटा पीसने में, एंड दे यूज्ड टू गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट। ऑन द अदर हैंड विद द टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस, तो यहाँ पे चक्की में विद इन 5 to 10 minutes यू कैन गेट द थिंग्स व्हाट यू एक्चुअली वांट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आज नहीं शुरू से ही चला आ रहा है अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो। Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding। ठीक है, अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई। जहाँ पर लोग अपने हाथों से सारा काम करते थे वो चीज़ें किसने ले ली थी, पूरी की पूरी मशीन्स ने ले ली थी। अब ये मशीन्स का काम क्या होता था, जस्ट कि यहाँ पर उनको स्टार्ट करना है और बंद करना है, बीच में वो अपना काम खुद करेगी, मैनुअल वर्क पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। तो जैसे जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला बढ़ा तो चीज़ें बदली। अब ये बदलाव बहुत सी चीज़ें लेकर आया। पीपल बिगैन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री
फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, जहाँ पर हाथ से बनते थे तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती थी, लेकिन जब वही चीज़ें मशीन्स ने टेक ओवर कर ली तो उसकी प्राइसेस कम हो गई, क्योंकि जो मशीन है वो क्या कर रही हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, वो इस तरीके से काम कर रही हैं कि एक बार स्टार्ट होंगी और एक बार ही बंद होंगी, जितने में एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट, जो भी उस पर्टिकुलर मशीनरी से बन के निकल रहा है, ठीक है। Secondary sector gradually became the most important in total production and employment as well. तो यहाँ पर employment के perspective से भी secondary sector बढ़ा। Agriculture तो था ही, लेकिन secondary sector भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगा, business generate करने लगा। अब ये business generate करने लगा तो employment opportunities भी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। Hence, over the time, a shift had taken place. This means that importance of these sectors had changed. जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही हुआ करता था, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस जनरेट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, हर वो तरीके कर रहा है, धीरे से विद द इन्वेंशन ऑफ द मशीन्स, विद द फैक्ट्रीज कमिंग अप हेयर, इट इज टेकन ओवर बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा बिजनेस ही यहाँ से जनरेट हो रहा है। स्टिल एग्रीकल्चरल कंट्री है आज भी इंडिया की, अगर हम बात कर रहे हैं तो। In the past 100 years, there had been a further shift from secondary to tertiary. अब प्राइमरी से जब सेकेंडरी में आए तो भाई सेकेंडरी से भी टर्शरी में तो जा ही सकते हैं। सर्विसेज के नाम पे आज हमारे पास क्या नहीं है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टीचिंग। आज हम यहाँ पर वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो कि ये हम आज से 5 साल पहले, मैं ज़्यादा नहीं, आज से 2 या 3 साल पहले की भी बात करूँ तो हम इस तरीके से पढ़ा रहे होंगे, ये पता भी नहीं था। लेकिन चेंजेस हुए, सिनेरियो बदला, सेकेंडरी से लोग टर्शरी पे आए, तो इस तरीके से ग्रेजुअल जो शिफ्ट्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हम कॉमन वे में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने लग गया, चेंजेस आए, टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई, इनोवेशंस हुए, तो जिसकी वजह से जो कंट्रीज थी जो उस समय पे अंडर डेवलप्ड कहलाती थी वो डेवलपिंग पे आई, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो क्या कहलाने लग गई, दी डेवलप्ड वन, ठीक है। The service sector has become the most important in terms of total production. टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में जो सर्विस सेक्टर रहा है वो अपने आप में एक अलग ही रिजल्ट लेके आया। Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in the developed countries. वही कहा, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग में आए, डेवलपिंग डेवलप्ड हो गए, तो डेवलप्ड हो गए तो जो सर्विसेज थी उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा। तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली द लिटरेट पीपल आर गोइंग टू बी हेयर ओनली, जो सर्विस सेक्टर में है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस सेक्टर में भी क्या आया, पूरा का पूरा शिफ्टिंग आई, ठीक है। नेक्स्ट, राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। अब टर्शरी सेक्टर का जो इम्पॉर्टेंस रहा वो प्रोडक्शन में किस तरीके का रहा। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। मतलब आज अगर हम एक अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, अर्बन नहीं, हम साथ साथ रूरल की भी बात करते हैं, जहाँ पहले देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में रोड्स भी नहीं हुआ करती थी, स्कूल्स भी नाम के ही चलते थे, और लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, वाटर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, तो लोग बैलों के थ्रू या जो भी चीज़ें वो पॉसिबल मैनर उस समय पे होता था वो करते थे। लेकिन चेंजेस आए, अब रूरल एरियाज़ वो रूरल एरियाज़ नहीं कहलाता जो आज से हम 10 साल पहले की बात करें, ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 ईयर्स। तो यहाँ पर हर एक चीज़ यू आर गोइंग टू गेट, भले ही वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है उस रूरल एरिया में, वाटर फैसिलिटी प्रॉपर है उस रूरल एरिया में, लोगों के पास आज के डेट में ट्यूबवेल्स हैं, बोरवेल्स हैं, हर चीज़ वो करा के रखी है लोगों ने, जिससे कि उनको जब वो खेती करें तो उनको कोई दिक्कत ना है। तो हर ये चीज़ किसी भी कंट्री में, अगर अब तो वो हमने रूरल एरिया की बात कर ली, लेकिन अगर अब हम अर्बन एरिया की बात करें तो किसी भी चीज़ में क्या हमें लगता है कि आज की डेट में हमें कुछ भी चाहिए तुरंत जाओ
या लेकर आ जाओ। या तो फिर आज की डेट में क्या होता है, होम डिलीवरी, बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स चलती हैं जो क्या करती हैं, आपको घर बैठे बैठे चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं। पसंद आ रहा है तो ठीक, नहीं पसंद आ रहा तो वो तुरंत के तुरंत रिटर्न भी हो जाती हैं। तो ये चेंजेस काय से आए हैं, हमारी सर्विसेज के थ्रू आए। मतलब सर्विस सेक्टर ने इतना ज़्यादा ग्रो किया है कि घर बैठे बैठे हम चीज़ें ऑर्डर कर लें, घर बैठे बैठे ही वो चीज़ें हमारे से चली जाती हैं, हमें कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चेंज आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहे हैं। This can be considered as the basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. ये services सही तरीके से चलती रहें तो गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान होता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं के कहने पे सारी चीज़ें चलती हैं। भले ही वो चल रही हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव मैनर में काम करते कराना ये किसके हाथ में होता है, ओनली बाय द गवर्नमेंट। Second, the development of agriculture and industries leads to the development of services such as transport, trade, storage. As the greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया है तो हमारी उस चीज़ की डिमांड होगी, कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे, वैसे ही वैसे हमारी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि ये सामान एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाएगा। ऐसा तो थोड़ी है बना दिया रख दिया हो गया काम, बस हम तो ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो करोगे जब हमारे पास कोई चीज़ें ही नहीं सेल आउट होंगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो हम उसको सेल आउट तो कर ही नहीं पाएंगे, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें भी किस तरीके से आ रही हैं कि मोर विल बी द डिमांड और रहेगी, तो इससे ज़्यादा हमारी सर्विसेज भी हम उनको बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। इनकम जैसे ही राइज हुई तो लोगों की थिंकिंग बदलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता है, रहन सहन जो होता है वो बदलता है। अब लोग जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पसंद करते थे, अब विद द चेंजिंग इनकम की बात हो रही है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे अब वो अपनी कार में जाएंगे। अब जहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन्स का यूज़ करते थे, व्हीकल्स का यूज़ करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे, अब वो बाय प्लेन जाएंगे। अब वो बाहर खाना पसंद करते हैं, बाहर रहना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो इनकम लेवल है वो राइज हुई, वो घूमना पसंद कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. Big cities की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारे जो changes हैं ये normal होते हैं for the people because their income is because their income has rose, तो automatically the life pattern will be changing only. ठीक है। Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. आज की डेट में IT सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर हम बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, लाइक दी गुड़गांव हरियाणा जहाँ, फिर हम पुणे चले जाएं, हम बैंगलोर चले जाएं, तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और देखा जाएगा तो अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि ये हमारे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपनी जनरेट हो रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो ऑटोमेटिकली कंट्री भी ग्रो करेगी। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैड बीन राइजिंग रैपिडली। ठीक है। Now if we see the graph of these sectors, तो यहाँ पर हम देखेंगे 71 की बात करेंगे और 2010 की बात करेंगे। हेयर जो पर्पल है वो हमारा टर्शरी है, जो येलो है वो हमारा सेकेंडरी है, और जो ग्रीन है वो हमारा प्राइमरी है। अगर 70 और 71 के बीच का बात करें तो ग्राफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। यहाँ पर अगर अराउंड 45% जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर लेके बैठा है, remaining will is divided between the tertiary and the secondary. लेकिन with the gradual changes 10 और 11 की बात कर रहे हैं हम, 2010 और 11 की, तो प्राइमरी सेक्टर बहुत कम हुआ, उसके बाद सेकेंडरी, लेकिन टर्शरी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है। फिर अगर अब हम जीडीपी वाइज देखेंगे तो 73 और 74 में और 2013 एंड 14 में, ये देखो ना कितना ज़्यादा फट रहा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा ये क्या है, मैं तो अंदाजे से पढ़ा रही हूँ इसमें।
इसमें दिख रहा है क्लियर? हाँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 73 एंड 74 की बात करें, 13 एंड 14 की बात करें, तो 40% एग्जैक्ट वाज द प्राइमरी वन, दिस इज द सेकेंडरी एंड दिस इज द टर्शरी, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज 70 की बात हो रही है, ठीक है। फिर हम आए 13 और 14 में, तो यहाँ पर अगेन द टर्शरी, द सेकेंडरी और प्राइमरी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। हाँ, कम हुआ क्योंकि सर्विसेज जो थी, जो टेक्नोलॉजीज थी वो बढ़ी, तो उसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर क्या होने लग गया, प्राइमरी सेक्टर को ओवरकम करने लग गई क्या, हमारे टर्शरी सेक्टर। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the GDP in the three sectors, a similar shift has not taken place in employment. भले ही हम देख रहे हैं टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी इतने नहीं ग्रो कर रहे, लेकिन क्या हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि यहाँ पर क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था? तो भाई एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था उस समय पे भी। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है हमेशा से और आज भी करता आ रहा है वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर ही। Graph 3 shows the share of employment in three sectors in 77 and 78 and 17 और 18 की अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्राफ 3 है, इसमें हम सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। तो 77 78 में यहाँ पर 71% 41 अराउंड % जो है वो गया है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ये एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से हम बात कर रहे हैं। और वहीं सेम 44%, ये 41% है, ये 44% यहाँ पे गया है प्राइमरी में, सेकेंडरी में और ये टर्शरी में। तो अभी भी जो इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें तो स्टिल जो प्राइमरी सेक्टर है वो आज भी अपनी जगह बनाए हुए है, ठीक है। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce the rest of the produce, whereas they employ less, about half of the people. हाफ से भी कम लोगों को वो employment देता है। In other words, workers in the agriculture sector are underemployed, ठीक है। This underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search of daily employment. अर्बन एरियाज़ में आज भी ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, आज भी एम्प्लॉयमेंट की सर्च में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बिकॉज क्योंकि अर्बन एरिया है तो वो सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंगली फैला हुआ है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों का कोई काम ही नहीं है जो इलिटरेट हो, तो वो एम्प्लॉयड किस तरीके से होते हैं, बिकॉज दे हैव टू लिव देयर लाइफ। तो किस तरीके से एम्प्लॉयड हैं, या तो वो पेंटर हैं, प्लम्बर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं एंड अदर डूइंग the jobs accordingly, ठीक है। Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. क्योंकि वो इसी एरिया में रहे हैं शुरू से, तो वो इसी कंडीशन में रहे हैं, तो भले ही काम मिले ना मिले उनको रहना वहीं है, तो वो ऑड जॉब्स करते हैं, लाइक द काइंड ऑफ पेंटिंग, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को पहुंचाना, रखना, तो ये सारी चीज़ों से वो अपनी लिविंग को क्या करते हैं, जीते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट को हम किस तरीके से और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट किस तरीके से और कर सकती है। पहले तो हमारा एग्रीकल्चर जो है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। किस तरीके से, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल टू अदर इरीगेशन फैसिलिटीज टू इरीगेट द लैंड। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अ डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड और कैनाल्स कैन बी डग टू इरीगेट मैनी फार्म्स। This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself
रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो फुलफिल करने के लिए या तो एग्रीकल्चर जो फैसिलिटीज़, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव कर दो, डैम्स बना दो जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें कर दो जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हमारी कैसे होनी चाहिए? इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर। रोड्स का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से जो छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर काम हो सकता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन लैक कर रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसी जगहों पे भी रोड्स बना देनी चाहिए जिसकी वजह से प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, जिसकी वजह से यहाँ पे भी लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स but also to others as those who in services like transport or the trade. ठीक, credit facilities, third thing is the credit facilities. The local bank should provide credit at a reasonable rate of interest. Farmers will be able to buy seeds, fertilizers, agricultural equipments etc. in time and cultivate their land. तो जो लोग पैसों से नहीं कर पाते, उनके पास पैसे नहीं होते अपने फार्म्स को इरिगेट करने के लिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट को उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट व्हेन दे आर गेटिंग द अमाउंट तो ये यहाँ पर जाकर बैंक में उसको वापस से डिपॉजिट कर सकें और उनकी भी लाइबिलिटी को मेंटेन कर सकें। वी नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू द फार्मर्स टू इम्प्रूव देयर फार्मिंग। फिर फोर्थ आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। तो ऐसे एरियाज जो सेमी रूरल एरियाज कहलाते हैं वहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर दे, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा जो वहीं के वहीं उनको प्रोवाइड हो जाएगा। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन एरियाज। ठीक है, अदर न्यू सर्विसेज कौन कौन सी आई हैं? तो पहले तो आई है हमारी टूरिज़्म, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बूम में चल रही है। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि आज की डेट में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है कंट्री को। जहाँ ही इंडिया बट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो इंडिया में आते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं, खाते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो लोकल ट्रेडर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इनसे। तो टूरिज़्म सेक्टर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, क्रिएट भी कर रहा है। और फिर यहाँ पर क्या, किस तरीके से दे आर और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहा है। और न्यू सर्विसेज लाइक IT require proper planning and support from the government. Study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakhs people. Just imagine tourism industry किस तरीके से grow कर रही है। National Rural Employment Guaranteed Act of 2005, ये क्या है? The central government in India recently made a law implementing the right to work in 200 districts of India. It is called National Rural Employment Guaranteed Act, जिसको हम नेरगा भी बोलते हैं, of 2005. इसमें इन्होंने ये बोला है कि कोई भी पर्सन हो रूरल एरिया में, अगर उसको गारंटीड जॉब 100 डेज के अंदर नहीं मिली तो उस पर्टिकुलर डे से उसको अलाउंसेस मिलेंगे। All those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails, अगर यहाँ पर government fail हो जाती है employment देने में, तो in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people, the type of work that would help to increase the production from land in future will be given preferences under the act. ठीक है, तो ये है हमारा नेरगा।
अब हमने देखा था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से डिवाइडेड थे, तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वन। ऐसे सेक्टर्स, ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर या ऐसा सेक्टर हम बोल सकते हैं जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, मतलब लोगों को काम मिलना ही मिलना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होगा, तब जाके एम्प्लॉयमेंट गारंटीड रहेगा, वेजेस ऑन टाइम रहेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जहां पर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर होता है। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट द पॉलिसीज एंड नॉर्म्स अबाउट द फॉर द कंपनी गिवन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर वो किस तरीके से काम करेंगे, अपने तरीके से, वेजेस कम, वर्किंग आवर्स ज़्यादा, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ प्रॉपरली अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वन, तो ये एक ऐसा एंटरप्राइज होता है वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर और जो जॉब होती है वो अश्योर्ड होती है। वेयर एल्स यहाँ पर कोई भी रेगुलर नहीं है, दे आर नॉट रेगुलर एंड हेंस द जॉब इज नॉट एट ऑल अश्योर्ड। Companies are registered by the government and have to follow the rules and regulations, और यहाँ पर they are outside और ये बिल्कुल भी rules and regulations को follow नहीं करते हैं। In a organized sector have fixed working hours and they are paid, क्या करते हैं, ओवर टाइम ऑल्सो, ओवर टाइम का भी उनको पेमेंट मिलता है। वेयर इज यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोअर दी वेजेस होंगे और ओवर टाइम तो भूल ही जाओ कि मिलने वाला है कुछ। एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इनको अलाउंसेस मिलते हैं, इनको प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, और यहाँ पर दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। यहाँ पर तो पेंशन भी मिल रही, यहाँ तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ही नहीं। Workers in the organized sector are paid a fixed salary and here the salary is not at all fixed। आज कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसको मिल जाएगी, कल दूसरा आएगा तो उसको मिल जाएगी, मतलब वो वर्कर्स भी फिक्स्ड नहीं होते और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जो वर्कर्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। तो पहली चीज़ तो सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट द वेजेस ऑन टाइम। ऑन टाइम तो ठीक है, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट द वेजेस अकॉर्डिंगली टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तब जाके ही यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं फुलफिल हो पाएंगी। इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू बोथ मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे क्राइटेरिया कैसा हो जाता है, मेल को अलग मिलती है और फीमेल को अलग मिलती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो उसको ज़्यादा मिलेगी, नहीं, उसको और कम मिलती है, वॉट एवर द मेल इज गेटिंग द अमाउंट। देयर शुड बी इंक्रीमेंट एज वेल एज द डियरनेस अलाउंस, जिसको हम DA बोलते हैं, ट्वाइस इन अ ईयर एज इट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू पेड होता है, तो यहाँ पर एक नहीं कम से कम साल में 2 बार इनको ये अलाउंसेस मिलने ही चाहिए। नेक्स्ट आता है सेफ्टी, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू फुलफिल। क्यों सेफ्टी? फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्कर है और उसको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है बाय द मशीन्स, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, बाय द एम्प्लॉयर ओनली। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि कोई भी वर्कर जो भी उनके इसमें काम कर रहा है उसकी सेफ्टी का उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। Generally, no worker should ask to leave his job, and if it is asked to do so, enough compensation should be provided to him on her। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, पहली चीज़ तो ये हो गई सेफ्टी पर्पस से अगर बात है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकाल रहा है तो उसको उस समय का पूरा अलाउंस देना ही चाहिए। अदरवाइज उसको एकदम से बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ पर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो वो आगे क्या करेगा, बिकॉज उसकी लिविंग तो इसी से चल रही है। तो प्रायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस विद द कॉम्पनसेशन। हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान, यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ पे ध्यान देना। वर्कर शुड बी गिवन फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिसिन एंड मेडिकल चेकअप एंड नर्सिंग एंड डॉक्टर्स, ठीक है। तो फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, अगर आप हो, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिसिन एंड मेडिकल चेकअप एंड नर्सिंग एंड डॉक्टर्स फैसिलिटीज़, दीज फैसिलिटीज़ मस्ट बी एक्सटेंडेड टू हिज डिपेंडेंट। किस तरीके की वो उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है वो पूरी की पूरी उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट दिस शुड बी द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज हेल्दी माइंड रहेगा तो वो हेल्दी ही काम करके देगा, बिजनेस को जनरेट ही करके देगा, ग्रो ही कराएगा, ठीक है।
फिर इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, etc. The workers who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ऑल्सो नीड्स अ गवर्नमेंट सपोर्ट. कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जो अपने तरीके से काम कर रही है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं तो वो वहाँ के जो लोकल कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते, तो ये किसका काम है देखना, बाय ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. तो गवर्नमेंट को ये सारा सपोर्ट उन इंडस्ट्रीज को देना चाहिए फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट. ठीक है. The casual workers in both rural and urban areas needs to be protected. फिर सेक्टर्स, अब यहाँ पर हमने थर्ड जो हमारा देखा था वो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो वो होता है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर विच प्रोवाइड्स अस द पब्लिक गुड्स. ऑन द अदर हैंड ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मेनली फोकस करता है प्रॉफिट जनरेशन पे. ठीक है, तो उसका मेन एम क्या है, टू जनरेट द रेवेन्यू. ठीक, नॉट अफेक्टेड बाय द रिसेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल है तो इसको रिसेशन से कोई मतलब नहीं है. अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी हाँ तब ये सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट है पूरा का पूरा सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या पब्लिक फैसिलिटीज़ को मिल रहा है तब तक कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है रिसेशन से, बिकॉज ये बाय द इंडिविजुअल्स चल रहा है, यहाँ पर किसी को इसका सपोर्ट नहीं है. Government jobs to protect the employment, less bureaucracy and scope of the corruption, helps reduce inequality in the society, doesn't require taxes to fund. So these are some of the differences between the public sector and the private sector. Now, what are the contribution of public sector to the economic development of the nation? Public sector का क्या contribution है? पहली चीज़ तो reasonable cost हमें मिलती है. जहाँ पर हमें private sector से कोई भी product हम ले रहे हैं तो उसकी cost और एक public sector के cost को दोनों को मिला के देखना, खुद ही difference पता चल जाएगा कि reasonable cost कहाँ की होगी. The public sector provides many essential things at quite a reasonable cost, which the private sector cannot provide. Second, it is benefit of the people. किस तरीके से, क्योंकि उनको लो कॉस्ट में चीज़ें मिल रही हैं और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो वो क्यों प्राइवेट उस पर जाएगा. तो ये मेन फोकस इसका रहता है गवर्नमेंट का कि इस तरीके से वो प्रोडक्ट को बनाए कि लोग प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जाएं. The public sector has the benefit of the people above everything because its purpose is not to earn money but to benefit the people at all the cost. ठीक है. Benefit to the public specially, mainly यहाँ पर the public sector is held by the government, ये हमें पता है, which so often bears some of the cost for the benefit of the public, specially for the poor, जिसमें कि वो क्या देते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं राशन कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं for the below poverty line people, है ना. और उनको क्या प्रोवाइड हो रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक द शुगर, दाल, चावल एक्सेट्रा, आटा, ये सारी चीज़ें वो उनको एक रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं सो दैट नोबडी विल बी क्या बोलेंगे, रहेगा वो भूखा. ठीक है. पीपल आर गिवन व्हीट, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा एट द लोअर प्राइजेस देन दे बाय फ्रॉम द मार्केट. Next, which is controlled by the government. The public sector, mainly held and controlled by the government, provides health and educational facilities free of cost or at very nominal price. तो ये prices बहुत nominal होती हैं. Example, जो भी railways हो गई, post offices हो गए, steel plants, oil, India, etc. Some examples of the public sector activities. All public sector enterprises greatly contribute to the economic development of the nation. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में रिलेटेड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, सो दैट जो गवर्नमेंट के तरीके से काम हो रहा है पीपल उसको फॉलो करें, लाइक करें, और इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट का नहीं सोचती है गवर्नमेंट. यहाँ पे बेसिकली उनका जनरेशन, उनका मेन थिंकिंग क्या होती है कि इट विज गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ द कंट्री, स्पेशली द पुअर वंस. ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच.